अपना लोगों का साइंस में 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था। अब ग्रेविटेशन में हम लोगों का स्टडी पॉइंट नंबर 6 वेट और मास तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर जो अपना 7th स्टडी पॉइंट है ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग किसी वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार होगा, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो धरती पर और चंद्रमा पर रखी हुई है। लेट अ बॉडी मास m पुट ऑन द सरफेस ऑन द मून एंड ऑन अर्थ। एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो धरती और चंद्रमा के पर रखी हुई है। ठीक है, तो बना लेते हैं। मान लो कि ये अर्थ है और इस पे एक वस्तु रखी है, इसका द्रव्यमान है m। अब ये अर्थ है, तो अर्थ का मास ऑफ जो अर्थ है वो इसमें लिख लें। मास ऑफ अर्थ मैंने पहले लिख लिया 5.98 × 10⁻²4। और रेडियस ऑफ अर्थ मतलब कि यहाँ से लेकर के, मान लो अगर ये अर्थ का सेंटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यही m द्रव्यमान की जो वस्तु है ये मून पे रखी हुई है, तो अब मून बना दो। मून अर्थ से कुछ छोटा बना रहा है, ये मान लो अपना मून हो गया। तो रेडियस ऑफ मून है 1.74 × 10⁻6 मीटर। और मास ऑफ मून ये दिया हुआ है, मास ऑफ मून ये है 7.36 × 10⁻22 kg। और इस पे भी एक m द्रव्यमान की वस्तु रख दी मैंने, ये देखो m द्रव्यमान की वस्तु रख दी है। ठीक है, अब अर्थ पर और मून पर, अर्थ पर और मून पर m द्रव्यमान की मतलब m मास वाली किसी वस्तु का वेट निकालना है। ठीक है, तो वेट का फार्मूला पता है, W = mg। और इधर भी W = mg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में स्मॉल g का फार्मूला बताया था, स्मॉल g = कैपिटल G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r²। r जो है उस प्लैनेट की रेडियस है, उसका स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम वैल्यू रखते हैं W = mg। तो W = m, तो m तो इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m हो गया। अब G तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m, तो यहाँ पे मास किसका होगा, अर्थ का मास होगा। अर्थ है, तो अर्थ के मास को डिनोट करने के लिए केवल m और यहाँ पे E बना दिया, मास ऑफ अर्थ अपॉन r² यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इधर भी देख लेते हैं, W = m, स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ यहाँ पे मून हो जाएगा, इसलिए स्मॉल m बना दिया अपॉन r² यानी रेडियस यहाँ पे मून की है, तो r रेडियस ऑफ मून के लिए m बना दिया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। और वैल्यू रखने से पहले हम, अच्छा ये वेट ऑन अर्थ है तो यहाँ पे E बना दो, और ये वेट ऑन मून है तो यहाँ पे m बना दो। ठीक है, हम वेट ऑन
वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ निकालना चाहते हैं। वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ देखते हैं। तो वेट ऑन मून का फार्मूला ये रहा, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्मॉल m ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, अब मास से मास कैंसिल करो, g से g कैंसिल है। अब जरा इसको देखना, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई। अब रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जाएगा भाई, ये है ना, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जाएगा, और रेडियस ऑफ मून आगे देखना, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हैं। अब मास ऑफ मून अपॉन मास ऑन अर्थ, तो मास ऑन मून कितना है 7.36 न्यूटन की पावर 22 अपॉन मास ऑन अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई रेडियस ऑन अर्थ, ये इंटू 10 की पावर 6 अपॉन रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून ये है, अब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, आप इतना नहीं करना, ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में ना, क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व में बहुत घिचपिच रहता है, आप केवल ये वैल्यूज याद रखना, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। अब इसको आगे करके वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो वेट ऑन मून is equal to 1/6 weight on earth। फिर से एक बार देख लो, ये मून, ये अर्थ है, ये अपना मून है, दोनों पे m स्मॉल m जो है मास की कोई वस्तु रखी हुई है, ये रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ दिया है, ये रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून दिया, इधर ये वैल्यूज रखती हैं। तो W इज इक्वल टू mg, क्योंकि भाई धरती पर कोई सी वस्तु का वेट निकालेंगे तो mg, यहाँ भी W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे वेट हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा वेट जो है मून पे निकाल रहे हैं। तो mg में g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे m जो है प्लेनेट का मास है, तो यहाँ पे अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। रेडियस है यहाँ पे अर्थ की, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। वहाँ पे मास ऑफ मून है तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, उसके बाद ये सारी वैल्यूज रख दी, इतना हमारा लास्ट में आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसी टॉपिक पे, व्हाट वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन। मतलब कि धरती पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 न्यूटन है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून, और मून पे इसका जो है द्रव्यमान कितना होगा निकाल लेंगे। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। वेट ऑन अर्थ कितना दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 को 5 से डिवाइड कर दो, मिल जा 3, 6 जा 18, फिर वही आएगा तो 1.67। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1.67 न्यूटन। इधर देखो
वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 216 न्यूटन। किसी वस्तु का जो धरती पे भार है, द्रव्यमान नहीं भार है, वो 216 न्यूटन है। व्हाट इट्स मास ऑन मून एंड अर्थ। अच्छा, मास ऑन मून एंड अर्थ, मास तो मून और अर्थ पे एक ही जैसा रहेगा, मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो पहले इसका मास ही निकाल लेते हैं मून और अर्थ पे, क्योंकि मास तो एक ही होगा। तो W इज इक्वल टू mg। वेट ऑन अगर अर्थ करें तो W इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ m, और g ग्रेविटी यहाँ पे किसकी लेंगे, अर्थ की, क्योंकि वेट अर्थ पर ले रहे हैं। ठीक है, वेट ऑन अर्थ कितना है 216, मास पता नहीं, और ग्रेविटी ऑन अर्थ मैंने 10 ले लिया, तो मास इसका निकल जाएगा 216/10। जीरो हटा, पॉइंट लगाया 21.6। तो इसका जो मास आएगा अर्थ और मून दोनों के लिए, बोथ अर्थ एंड मून, वो तो आ जाएगा 21.6 kg। ये इसका मास हो गया। अब क्या बताना है, मास ऑन मून एंड अर्थ निकाल दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे इस चीज का वेट निकाल दो, निकाल देते हैं वेट। तो मास ऑफ वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना है, वेट ऑन मून मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। वेट ऑन अर्थ कितना है 216। ठीक है, 6 3 जा 18, और 18 19 20 20 में 3 बचा 36। W इज इक्वल टू 36, वेट ऑन मून निकलना 36 न्यूटन। ये वेट ऑन मून निकल आया, ये वेट ऑन मून हो गया, ये अपना मास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज मास 60 kg। एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 60 किलो है, फाइंड इट्स वेट, इसका वेट बताना है ऑन अर्थ ऑन मून। ठीक है, ऑब्जेक्ट है 60 kg, तो वेट ऑन अर्थ देख लो, मास इंटू ग्रेविटी, अर्थ पे मास कितना है 60, जी का मान 10 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, तो वेट ऑन अर्थ हो गया 600 न्यूटन। मून पे बताना है, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 वेट ऑन अर्थ कितना निकला है 600 निकला है, 600 कैंसिल किया, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देखो अगला क्वेश्चन देखो। फिर न्यूमेरिकल्स देखने के बाद हम लोग आगे चैप्टर में चलते हैं। तो अगला है अपना थ्रस्ट। थ्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं प्ररोध। प्ररोध का मतलब ये है जब हम किसी वस्तु पर उसके लंबवत मतलब परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। समझ गए ना, कि जैसे ये बोर्ड है, इस पे थ्रस्ट यानी कि लंबवत 90 डिग्री पे अगर हम कोई बल लगाएं तो हम इसको थ्रस्ट कहेंगे। तो जैसे मान लो ये एक जो है अपना सरफेस है, इस पे 90 डिग्री पे फोर्स लगा तो ये थ्रस्ट हो गया। अगर सरफेस ऐसा है तो ऐसे फोर्स लगा तो ये थ्रस्ट हो गया 90 डिग्री पे। तो इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। किसी भी समतल पे, धरातल पे 90 डिग्री मतलब लंबवत परपेंडिकुलरली जब कोई फोर्स लगे तो उसको थ्रस्ट कहेंगे। अच्छा, अब जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही है, तो थ्रस्ट कितने एरिया पर लग रहा है, थ्रस्ट जो है कितने एरिया पर लग रहा है, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं प्रेशर, दाब। थ्रस्ट यानी कि फोर्स होता है एक तरह का, तो फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन वो फोर्स एक्चुअली वो थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। कि थ्रस्ट आप समझ गए कि 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स, अब ये 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है उसको जो है प्रेशर बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड अ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर जो है वो एरिया ऊपर थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
थ्रस्ट एक फोर्स है तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। भाई देखो, हम लोग बैग टांग के जाते हैं तो बैग का वो पट्टा जितना ज्यादा विड्थ होगा, जितना ज्यादा वाइड, जितना ज्यादा चौड़ा होगा, एरिया उतना ज्यादा होगा, थ्रस्ट उतना कम हो जाएगा, तो प्रेशर उतना कम लगेगा। अब बैग का वजन तो उतना ही है, अगर पतली डोरी बांधोगे ज्यादा दबाव आएगा, ठीक है ना भाई। आप ऐसे समझो, आपके हाथ में एक कांटा है, वो चुभ जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे से एरिया पर थ्रस्ट लगता है ना, तो एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, थ्रस्ट ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्रेशर ज्यादा, वो अंदर चला जाता है। समझ गए ना? तो जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये है इसका कहने का मतलब। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्रेशर पे, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ वुड ब्लॉक इज 5 kg। एक लकड़ी का गुटका एक मेज पर रखा हुआ, उस लकड़ी के गुटके का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है, एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर। और जो उसकी डायमेंशन मतलब विमाय मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। तो वो जो लकड़ी का गुटका है वो टेबल पर कितना दबाव डाल रहा है, if it is made to lie on the table top with its sides of dimension 20 × 10, मतलब एक बार वो रखा 20 × 10 करके और अगली बार 40 × 20। बहुत अच्छे से समझते हो, पहले न्यूमेरिकल देखो क्या है कि एक जो है वो वुड ब्लॉक है, मतलब ऐसे समझो एक वुड ब्लॉक है, इसकी जो दी हुई है डायमेंशन 40 × 20 × 10। अच्छा, आप एक काम करो, इसको आप 40 मान लो, हालांकि ये साइज वैसा बन नहीं पाया, हम समझने के लिए माने ले रहे हैं, ये 20 है और ये चीज 10 है। हालांकि ये चीज ज्यादा लंबी होगी, इधर वाली ये ज्यादा लंबी होगी, ये कम होगी, ये उससे भी कम होगी, ठीक है। अब इसको दो तरीके से रखा, एक तो 20 × 10। अच्छा, 20 × 10 मतलब कि इसको खड़ा खड़ा रखा गया है, 20 × 10, ठीक है। ऐसे समझ लो इसको कि अब इस तरीके से होगा कुछ, ये ऐसे कुछ समझो, इसको रखा है। अब यहां पे जो मेज को जो छू रहा है 20 × 10 वाला पोर्शन है, एक ये 20 वाला और ये 10 वाला, और ये 40 वाला ऊपर हो गया आपकी बात, ये चीज जो 40 वाली है ये ऊपर हो गई है। तो पहले तो इसका जो वेट निकाल लो, तो वेट इसका 5 kg दिया हुआ है, मास 5 kg है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमें G = 9.8 मीटर/सेकंड² दिया है, ये भी क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। तो m वेट निकालते हैं, W = mg 5 × 9.8, ये आ जाएगा आपका 49 न्यूटन। भाई 8 × 5 = 40, 0 करी गया 4, 5 नहीं जा 45 और 4 49 न्यूटन। अब देखो यहां पर प्रेशर निकालना है, कितना लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया 49। अब 20 × 10, भाई ये वाला जो एरिया है जो इसको छुआ तो 20 × 10 ही सेंटीमीटर² है ना, तो 20, अब इसको मीटर में कर दो, × 10 इसको भी मीटर में कर दो, अब ये मीटर में हो गए, तो 49 अपॉन 0.2 इंटू 0.1, अब 49 अपॉन मल्टीप्लाई हुआ 0.02,
हटा, 2 जीरो आ गए यहाँ पे, 1 जीरो इसका 1 इसका। ठीक, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको जो है पास्कल कर दो। अब वो उधर देखो, यहाँ पे इसको 40 × 20 में रखा गया, मतलब इस तरीके से रखा है ये 40 × 20। ये इधर ये 20 वाली चीज ये इधर है, और ये 40 और 20 × 40। अच्छा, इसको चलो 40 मान लो और इसको 20 मान लो। अब जो इस बार जो एरिया इसको छू रहा है टेबल को, वो ये वाला है, तो इसका हमें निकालना है ये एरिया, ऊपर फोर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है? 49 न्यूटन। एरिया 40 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। ये तो 40 20 है ना, 49 अपॉन 0.4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 40। अब 49 अपॉन 0.2 0.4 तो 0.08। अब ये आ जाएगा 625.5 पास्कल। आपको डिवाइड करके दिखा दें कैसे आ गए, तो फिर कंफ्यूजन होगा। 8 को 4900 से काटना है, तो पहले तो 2 से काट लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। ठीक, फिर से एक बार 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 को 1225 से काटना है, तो 2 को 1225 से, तो 2 छंग 12 25। अब 25 है तो कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12, सही जा रहा ना। 2 दहाम तो एक ही अंक उतारें, 1225 से आएगा तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 10, 1225। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही क्या? 4900 अपॉन, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, सही है भाई। देखो 12 या 2 उतरा और 2 1 जा 2, 25 तो जाएगा नहीं, तो 5, तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10 10। तो ये 625 नहीं 612 आएगा। $612.5 पास्कल। अब सही है, यहाँ पर मैंने 625 गलत लिखा था, यही कैलकुलेशन ऐसे कर ले। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर तभी नहीं लिखना चाहिए। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो देखा कि आज कौन चीज़ गलत हो रही, डिवाइड तो मेरा सही चल रहा है। तो अगर आपको आंसर याद भी हो तो भी एक बार चेक जरूर कर लो। अब जैसे अभी यहाँ पे मेरा गलत हो जाता अगर मैं डिवाइड करके ना देखता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला देखो क्या स्टडी पॉइंट है ये। अब इसके आगे अगले स्टडी पॉइंट्स पे चलते हैं।
ये देख लेने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है वो है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है तरल। तो तरल किसे कहते हैं? तरल का मतलब ऐसी चीजें जिनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती हो, जी, जैसे कि लिक्विड और जो है गैस, ये तरल हो सकते हैं। तो द सब्सटेंसेस हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब फ्लो होने की, प्रवाहित होने की, बहने की टेंडेंसी जिनमें हो, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती हो, अप्लाइंग फोर्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। मतलब बल लगने पर अब फोर्स अप्लाई हो जाए तो उन पे जो बहने लगते, जो प्रवाहित हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे पदार्थों को हम फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड। अब बॉयंसी क्या होता है? उत्प्लावकता। अब उत्प्लावकता इसके बाद देखो जब किसी चीज को हम किसी द्रव में यानी कि लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पर एक फोर्स ऊपर की ओर काम करता है। जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो द्रव क्या करता है? उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ये जो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है इसको हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। और ये जो ऊपर की ओर बल लगाने की जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, इसको हम उत्प्लावकता या बॉयंसी बोलते हैं। तो क्या होता है बॉयंसी? द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड buoyant force and such tendency of liquid is called buoyancy। मतलब कि लिक्विड की वो टेंडेंसी जो किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है उसको बॉयंसी कहते हैं। और किसी वस्तु को जब हम किसी द्रव में डुबोए तो ऊपर की ओर एक बल लगता है। जैसे मान लो ये एक कुछ बीकर है, इसमें ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, अब इसमें ये ब्लॉक है तो ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, ये बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ये पूरी जो घटना है इसे बॉयंसी बोलते हैं। अब देखो ये जो चीज हमने इसमें डुबोई, इसका वेट अगर बॉयंसी फोर्स के बराबर है तो ये चीज इसमें तैरती रहेगी। यानी कि जो बॉयंसी फोर्स है, फोर्स ये बी का मतलब बॉयंसी जो है, बॉयंसी फोर्स नहीं, इसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। फोर्स बोलेंगे तो बॉयंट बोलेंगे, और ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी, इसको बॉयंसी बोलते हैं। तो जो बॉयंट फोर्स है अगर वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट स्विम इन लिक्विड, तो जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में तैरता रहेगा। अब अगर बॉयंट फोर्स वेट से कम है, बॉयंट फोर्स मतलब ऊपर ढकेलने वाला जो बल है वो वेट से, भार से अगर कम है, ऊपर ढकेलने वाला बल कम है और भार ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ड्रॉन इन लिक्विड, तो जो ऑब्जेक्ट है वस्तु वो लिक्विड में डूब जाएगी। और अगर बॉयंसी फोर्स ज्यादा है और वेट कम है तो वस्तु बाहर आ जाएगी। अब आप कहोगे कि मैंने वस्तु को पानी में तैरते तो देखा है, पानी में डूबते भी देखा है, ये वस्तु पानी से किसी तरह से बाहर कैसे आ जाती? तो आपको ये बाहर आने वाला दिखा दे। अब देखिए आप, इसमें देखो ये भरा हुआ है पानी, ठीक। अब पानी की बॉयंसी फोर्स ज्यादा है और इसका जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स की तुलना में कम है। तो देखो इसको नीचे ऐसे दबाया, अब नीचे दबाने के बाद देखो ऊपर आया गिलास, देखा? इसको नीचे दबाया मैंने, नीचे जैसे ही दबाया और छोड़ के देखो ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या है? बॉयंसी फोर्स ज्यादा और ग्लास का जो वेट है वो कम है। तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा, वेट कम, तो दबाने के बाद छोड़ने पे ग्लास ऊपर की ओर आ जाता है। ये है। अब आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है वो भी देख लीजिए। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये है कि ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक प्लेट ऐसी या थाली ऐसी रखी हुई है, ठीक है ना, और ये ऊपर इसमें मैंने कोई बर्तन रखा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझा रहा हूं, समझिएगा। इसमें समझो यहां तक कुछ भरा हुआ है, सपोज दैट मान लो पानी ही भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने कोई वस्तु डाली, कोई ऑब्जेक्ट डाला, मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर डाला और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मान लो है यहां पे, से मान लो जैसे अभी ये बाहर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इसके बाहर जो वेट है वो है मान लो 5 न्यूटन, ठीक। अब आपको पता है कि एक फोर्स एक लिक्विड में होता है जो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। भाई अभी पढ़ा है ना आपको, ये जो ऊपर की ओर लग रहा, तो हर एक लिक्विड एक फोर्स लगाता है जिसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को जो 5 न्यूटन वेट का, इसको इसके अंदर डाला। अब बॉयंट फोर्स ने ऊपर की ओर एक फोर्स लगाई, मान लो इसने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई इसने ऊपर। ये 5 न्यूटन की वस्तु थी, नीचे डाली, इसने 2 न्यूटन की बॉयंट फोर्स ऊपर लगाई। अब अगर 2 न्यूटन की फोर्स इस पे ऊपर लगेगी तो इसका जो वेट होगा वो 5 न्यूटन की जगह 3 न्यूटन हो जाएगा। भाई 2 न्यूटन का तो बल ऊपर की ओर लग गया,
3 न्यूटन। बात समझ में आई भाई? मान लो कोई ब्लॉक है, इस पर इस ओर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और इधर से फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसका जो परिणामी बल, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसी ओर तो 3 न्यूटन होगा ना। तो इसका वेट है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा, 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा, तो अल्टीमेटली जो इसका वेट है वो 3 न्यूटन लग गया ना नीचे की ओर। वेट 3 न्यूटन, वेट एक फोर्स और वेट है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, तो 3 न्यूटन फोर्स रहा, 5 न्यूटन की वस्तु थी, इसमें डाली, 2 न्यूटन की पॉइंट फोर्स लगी, तो ये वस्तु हो गई 3 न्यूटन की। ठीक, अब जब ये पूरा इसमें पानी भरा था तो ये जो इसमें ब्लॉक डाला तो कुछ पानी इसमें से उतर के नीचे भी आया होगा, है ना, कुछ पानी जो है नीचे भी आया होगा। अब आर्किमिडीज का कहना यह है कि एक वस्तु को जब हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो भारहीनता का अनुभव करती है, मतलब उसकी वेट कम हो जाता है। तो आप समझिए वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर की ओर पॉइंट फोर्स लगा, तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। और वेट कितना कम होता है, जितना ऊपर की ओर फोर्स लगता है उतना वेट कम हो जाता है। भाई इससे आप समझ सकते हो कि किसी वस्तु को अगर हम किसी द्रव में डुबोएं, किसी लिक्विड में डुबोएं, तो उसका वेट कम होगा, और वो जो है उसका जितना वेट कम होगा वो अपने डूबने की वजह से, कोई वस्तु जैसे डूबी तो उसका वेट कम हुआ, ठीक, और वस्तु के डूबने की वजह से उसने अपने आयतन के बराबर जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस्ड करेगा, मतलब उतना लिक्विड इसमें से बाहर निकल आएगा ना। भाई ये पूरा भरा था, चीज डाली हमने तो कुछ लिक्विड बाहर की ओर बहेगा ना। तो इनका कहना यह था आर्किमिडीज का कि जितना इसका जो है वेट कम होगा, जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का कम होगा, ये जो बाहर आया हुआ लिक्विड है इसका वेट उतना ही होगा जितना वेट इसका कम हुआ होगा। अब देखो इसका वेट कितना था, 5 न्यूटन, कितना हो गया 3 न्यूटन, वेट कम कितना हुआ, 2 न्यूटन कम हुआ ना। तो ये जो बाहर आया हुआ जो जल आया है, जो जल या जो लिक्विड आया है, इसका वेट एग्जैक्ट 2 न्यूटन होगा। ये कहना चाह रहे थे आर्किमिडीज कि अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाए तो वो भारहीनता का अनुभव करता है, उसका भार कुछ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से विस्थापित जो द्रव है उसका भार उतना ही होता है जितना भार इस वस्तु का कम हुआ होता है। अब समझना है इसको। और भार क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स लगती है, पॉइंट फोर्स, उसकी वजह से भार कम हुआ। When an object immersed partially or completely in a liquid, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जब किसी द्रव में डुबोते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, वो ऊपर की ओर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। आपने देखा है बॉइंट फोर्स को ऊपर की ओर अपवर्ड जो है अनुभव करेगा। अपेरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल, अब जितना फोर्स ये लगाए ऊपर की ओर जो बल अनुभव करेगा उस वजह से इसके अंदर जो भारहीनता आ जाएगी, वेट लॉसनेस हो जाएगी, वेटलेसनेस हो जाएगी। तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स और अपेरेंट लॉस इन वेट, या हम कह सकते हैं कि इसमें भारहीनता आ जाएगी, ऊपर की ओर बल अनुभव करेगा या भारहीनता हो जाएगी। Which is equal to the weight of liquid displaced by it, तो जितनी भारहीनता आएगी या जो बल ये ऊपर की ओर अनुभव करेगा वो इसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के वजन के भार के बराबर होगा। ये समझाना चाह रहे थे आर्किमिडीज। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करते हैं। अब देखो अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे स्टडी पॉइंट्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब चैप्टर को ख़त्म करने के पहले इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अच्छा, इसके सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने तभी कर लिए थे जब हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अपने बनते हैं फ्री फॉल से। अब जहाँ पे कुछ जो प्रमुख जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो छूट गए थे बीच में वो सब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। 5-7 सवाल बचे होंगे एनसीईआरटी के, वो कर लेते, फिर ये चैप्टर ऑफ करते हैं। ठीक है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, ए स्टोन इज रिलीव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। अच्छा, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एक पत्थर को 19.6 मीटर ऊंचे टावर से नीचे की ओर से गिराया जाता है। ठीक है।
अब जैसे इसको चौक को ऊपर से गिराया तो यहाँ चौक के ऊपर तो जो गिराने से पहले गिराते समय जो इसकी जो वेलोसिटी वो तो 0 है ना, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 19.6 मीटर ऊंचाई से गिराया, नीचे की ओर गिराया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ, तो s इज इक्वल टू माइनस का 19.6 हो जाएगा। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे अपने को और बताना क्या है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब जमीन को छूते समय इसकी वेलोसिटी क्या है, v बताना है, v बताना है। a कितना होगा, a इज इक्वल टू जी। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, g इज इक्वल टू वैसे हम जनरली 10 लेते हैं, मगर यहाँ पे 10 नहीं ले रहे क्योंकि 9.8 लेने में यहाँ पे फायदा है। 9.8 का अगर हम डबल करेंगे ना तो 19.6 मिल जाएगा, और वो अपने लिए यहाँ पे फायदेमंद है। भाई 98 का दूना 196, तो 9.8 यहाँ पे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन करने में। ये धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 19.6 है ना इसलिए हमने ऐसा किया। अब कर लो, निकाल लो। अपने को क्या पता है, a पता है, u पता है, s पता है, v निकालना है, तो अपना वही फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, v नहीं मालूम कितना है, u कितना है, u 0 है, a कितना है, माइनस का 9.8 है, s कितना है, माइनस का 19.6 है। ठीक, अब 9 ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस हो गया। ठीक है, 19.6, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 19.6 इनटू ये वाला 19.6, v स्क्वायर बराबर कितना, तो v इज इक्वल टू एक बार 19.6 मीटर पर सेकेंड। चलो हो गया ये अगला। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, इसको ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड से उछाला गया। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अच्छा, इस स्टोन ने मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करी, मान लो अगर ये यहां तक आया तो ये चीज बताओ, एस पूछ रहा है। अब जब ये जैसे हमने किसी चीज को उछाला तो जब ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाता वहां पे तो ये रुका होगा ना, वहां भाई सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे तो चीज रुक गई, तो वहां पे जो इसकी वेलोसिटी वो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अच्छा, रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज इज डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस बाय कवर्ड बाय स्टोन। अच्छा, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया है कि g अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस का, ये तो पता ही होगा कि ये हम हमेशा यहाँ पे निगेटिव लेंगे, g हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो निकाल देते हैं। v पता है, a पता है, u पता है, s निकालना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर, u कितना है, 40 है। ठीक, a है माइनस का 10, s हमें शायद पता नहीं है। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1500 हो जाएगा, माइनस का 20s हो जाएगा, तो 20s इज इक्वल टू 1500 हो जाएगा। इससे ये कट गया, अब ये 80 हो गया, तो s इज इक्वल टू 80 मीटर। तो स्टोन की जो मैक्सिमम हाइट वो जो होगी वो 80 मीटर होगी, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय स्टोन। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, ये तो हो गई भाई मैक्सिमम हाइट। अब टोटल डिस्टेंस वो देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। अब भाई देखो, स्टोन यहां से उछला गया, बाद में यहीं पर आ गया,
यहीं से यात्रा शुरू हुई, यहीं पे आई नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना 0। अब तो जो है कवर्ड डिस्टेंस देख लो, यहां तक 80 मीटर, वापस फिर 80 मीटर, 160 मीटर। भाई ऊपर 80 मीटर आया और 80 मीटर फिर ये नीचे गया, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाओ भाई अगला क्वेश्चन देखो। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो फेंकने वाले के पास वापस 6 सेकेंड में आती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो एक गेंद है, इसको ऊपर की ओर मैंने फेंका, ये वापस 6 सेकेंड में वापस आई, मतलब जो इसका पूरा कंप्लीट टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड। अच्छा, अब बताना है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। इसको ऊपर की जो फेंका गया तो किस वेलोसिटी से फेंका गया, u बताना है, u इज इक्वल टू बताना। अच्छा, यहां पे जब आई होगी, यहां पे इस पॉइंट पे, तब तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। अब देखो यहां से इसने चलना शुरू किया और यहां पे आकर के पहुंची, तो कुल मिलाकर के जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर के पूरा यहां तक, वो तो हुआ 0 हुआ ना भाई। देखो पूरे की बात हो रही यहाँ पे, यहां से चल करके यहां तक आने में नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। टी हमको ये दिया है और बताना क्या है, v बताना है, सॉरी u बताना है, u। तो u एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो पहले वाले के लिए a। अब a क्या है, a वही है जो g है, g नीचे की ओर है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब s यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0, u पता नहीं है। अब t यहाँ पे टोटल टाइम लेना है, जनरली इसको कैपिटल T भी ले ले, तो टोटल टाइम यहाँ पे 6 है, प्लस 1/2 a माइनस का 10 t 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 18 0 इज इक्वल टू 6u माइनस का 180, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 6u इधर आया तो 6u भी माइनस का हो गया, माइनस का 180। अब 6 3 जा 18 0, u इज इक्वल टू 30। तो जिस स्पीड से इसको फेंका गया वो तो हुए भाई 30 मीटर पर सेकेंड, तो ए तो अपना आ गया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। बी क्या है, मैक्सिमम हाइट इट रीच, सबसे ऊंचाई तक जहां तक ये गया। अच्छा, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की अब की बार ऊंचाई बतानी है। ये बी में, अगर जो अपना ये बी वाला है, इसमें यहां से लेकर के यहां तक ये बताना है, इतना एस बताना है। तो इतना एस के लिए हमें टी पता नहीं है भाई, यहां तक का तो टी हमें पता नहीं, हमें तो पूरा टी पता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर पूरा कंप्लीट टी 6 सेकेंड है तो ये मत समझना कि 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे 3 सेकेंड नीचे आने में, ऐसा नहीं है। ऊपर आने में ज्यादा समय लगेगा, नीचे आने में कम समय लगेगा। और ये वाला एस हमें नहीं पता, तो इसके लिए टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड ना मान लेना। हमें पूरा 6 सेकेंड यहां से लेके यहां तक पता है, इतना टाइम हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें एस बताना है, तो हम यहाँ पे बी के लिए लगा लो फार्मूला, टी तो पता नहीं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v कितना है, अब यहां से अगर हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो v तो यहाँ पे जब सबसे ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो v तो 0 है, 0 स्क्वायर। u कितना है, जिस स्पीड से इसको फेंका था वो 30 है, a है माइनस का 10, s बताना है। भाई ये इधर का आया 20 प्लस का हो गया,
एस इज इक्वल टू 45। दूसरा वाला भी आ गया 45 मीटर। अगला इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा ये समझना सी वाला, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन, मतलब समझो जैसे इसको ऐसे फेंका, कुल मिला के इसको 5 सेकेंड लगे थे 6 सेकेंड वापस आने में, तो समझो इसको ऐसे फेंका यहां से ऊपर की ओर, तो समझो 4 सेकेंड के बाद ये बॉल यहां पे होगी। मान लो कि यहां से यहां तक आने में लगा 4 सेकेंड, और ये जो इतनी दूरी है इसको मैंने मान ली x, ये दूरी कितनी मान ली, x मान ली। तो ये धरती से कितना दूर है, कितनी दूरी पे है, x दूरी पर है, ठीक है ना। कितनी दूरी पे ये, x दूरी पर है, नीचे की ओर गिर रहा है ये, है ना, धरती से ये x दूरी पे है, ठीक है। तो C वाले के लिए आप जो S है, यहां पर तो जो S है वो यही x है, क्योंकि यही तो पता ना कि 4 सेकंड के बाद इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड के बाद ये धरती से कितनी दूर इसकी पोजीशन पर है, तो इसी को हमने S मान लिया। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S की जगह आपकी बात x है, x u कितना आया था, 30 आया था, 30, t कितना दिया है 4 सेकेंड, 4 प्लस 1/2, a अपना हाई है g, ठीक, a है माइनस का 10, और t स्क्वायर, t कितना है 4, और 4 का स्क्वायर 16, बस सॉल्व कर दो, 8 या 16, x इज इक्वल टू 120 माइनस का 80, 40 मीटर। मतलब कि ये जो है 40 मीटर पे होगा। x अपना निकल के, कुल मिला के ये, अब देखो ये 45 मीटर कुल मिला के ऊंचाई पे गया था, 45 मीटर गया, तो कुल ऊंचाई पे जाने के बाद 5, मतलब ये 40 मीटर पे है, तो यहां तक थी 45 मीटर, इतनी यहां से लेकर के यहां तक 5 मीटर आ पाया है। और ये जो अपना इतना है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा निकल के आया 40 मीटर। अपने को फिगर से भी समझ में आया, एकदम अच्छा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ये तीनों आप समझ के हो गए ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन देखो, ए मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। एक व्यक्ति का धरती पे जो भार है वो 600 न्यूटन है। व्हाट इज हिज मास टेकन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो पहले इसका मास निकाल लेते हैं, g हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब देखो किसी व्यक्ति का वेट 600 न्यूटन अगर अर्थ पर है, तो मून पर ऑब्वियसली 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भाई अर्थ पर जितना वेट है उसका 1/6 ही तो मून पे होता है, तो 600 का 1/6 तो 100 हो ही जाएगा। ठीक है, पहले वो आगे देखो, W इज इक्वल टू mg, वेट कितना दिया है 600, m कितना है पता नहीं, g लेना है हमको 10, m इज इक्वल टू इसको ऐसे काट दो, 60 kg हो गया। ठीक, मास मून और अर्थ हर जगह मास इतना हो गया। व्हाट इज इज मास ऑन द मून, 60 kg हो जाएगा मास इसका मून पे भी, ठीक है ना, अर्थ पे और मून पे सब जगह मास 60 kg। व्हाट इज द एक्स, अच्छा, इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अगर इसको मून पे ले जाए जो इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन हो जाता है। ऑब्वियसली हो जाएगा भाई, जब धरती पे वेट 600 न्यूटन तो मून पे 100 हो ही जाएगा, क्योंकि 600 का मतलब 600 होता ही है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, निकाल दो। वेट ऑन मून ले लो, मास ग्रेविटी ऑन मून निकल आएगा। वेट ऑन मून कितना दिया, 100 न्यूटन, 100, मास कितना निकला है 60, ग्रेविटी ऑन द मून हमें नहीं पता, ग्रेविटी ऑन मून हो जाएगा 10/6। ठीक, अब 10/6 को काटो, 5/3, 2 3 6, 2 5 10, 3 को 5 से डिवाइड कर दो,
बार बार आता है 1.67। तो ग्रेविटी ऑन मून हो गया हालांकि एग्जैक्टली ग्रेविटी ऑफ मून 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, मैं चलो यहाँ पे 6 के बाद 7 आ गया, आप इतना ही रखना, लेकिन वैसे सिर्फ 1.63 हम लोग लेते हैं। अगला देखो, हाउ मच वुड ए 70 kg मैन, एक व्यक्ति है 70 किलो का, वेट ऑन द मून, इसका वेट बताओ मून पे, 70 किलो का व्यक्ति, इसका मून पे वेट बताना है। और टेकिंग जी ऑन मून हमें ये दिया है, पहले निकाल लेते हैं। वेट ऑन मून, वेट ऑन मून एम जी ऑन मून हम लेंगे, वेट ऑन मून निकालना है, ठीक है। एम कितना है 70 किलो, 1.63 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेवन 3 जा 21, 1 कैरी आया 2, 6 7 जा 42, 43 44, 4 कैरी गया 10 11, 2 अंक के बाद दशमलव 114.1, ये इसका वेट हो जाएगा मून पे इतने न्यूटन। हाउ मच वुड है 70 kg मैन वेट ऑन द मून, इसका जो वेट है 70 किलो वाले व्यक्ति का, इसका मून पे वेट 114 न्यूटन होगा। और व्हाट इज हिज मास अर्थ एंड द मून, तो यहाँ पे देखो इसने लिखा नहीं है कि इसका जो मास है 70 किलो है मैन का, और 70 kg दिया, इसका मतलब ये मास दिया, तो यही मास इसका अर्थ और मून दोनों जगह पे मास जो इसका होगा वो 70 किलो ही हो जाएगा। तो हिज मास ऑन मून एंड अर्थ is equal to 70 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ। अगला क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, किसी गेंद को ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 49 है और 49 टू जा 98 होता है, 49 टू जा 98 होता है, इसलिए यहाँ पे वो ए की जो वैल्यू है वो 10 की बजाय 9.8 लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 49 टू जा 98 है, कुछ ना कुछ कट जाएगा आसानी से। तो समझ लो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद 49 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, द मैक्सिमम हाइट विच इट राइसेस, कितनी ऊंचाई तक गेंद गई, पहला तो ये बताओ, बता दिया जाएगा। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसको ऊपर जाकर के वापस आने में, फेंका ऊपर गई, ऊपर जाके वापस धरती पर आने में कितना समय लगा ये बताना है। देख लो, बात समझना। मान लो बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आई, तो सबसे पहले बताओ ये कितने ऊंचाई तक गई। अच्छा, जब इसको ऊपर फेंका, जो इसके सबसे ऊपर आई, जहाँ पे जो इसकी वैल्यू वो स्पीड होगी, वेलोसिटी, वो भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। फेंका गया था u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और इसके अलावा टाइम हमको पता नहीं है, टाइम नहीं पता है, a पता है, g है, और g यहाँ पे हम 9.8 ले रहे हैं माइनस का। अब द मैक्सिमम हाइट विच इट राइसेस, सबसे ऊंचाई तक कहाँ तक गई, यानी कि s बताना है अपने को। s बता देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a करके। v कितना है, 0 है, u कितना है, 49 है, और 2a 9.8 माइनस का, s नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 9.8 इंटू 2 इंटू s, इधर 49 का स्क्वायर, 49 इंटू 49, s यहीं रखो, बाकी सब नीचे भेज दो, 49 इंटू 49
अपॉन 9.8 इंटू 2 इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे 10 कर दो। अब 49 2 जा 98, ठीक, 2 5 जा 10, 2 ढाई बार। अब 49 ऐसे कितना आया, 49 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 49, 5 9 जा 45, कैरी आया 4, 9 2 जा 18 और 4 22, 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 2 जा 8 और 10। S इज इक्वल टू 122.5 मीटर हो गया। इतनी ऊंचाई तक ये गया। अब टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको यहां से जाकर के वापस यहां पर आने में कितना पूरा समय लगा, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे टोटल टाइम की बात हो रही है, पूरे यहाँ से यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ से जाकर के वापस आने की। तो जब यहाँ से यहाँ जाकर के वापस है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा इसका 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, 49। t कितना है पता नहीं, 1/2। a हम लेके चल रहे माइनस का 9.8, ठीक, इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें, ये 0 है 49t, इसको इधर बुला दो, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 9.8 अपॉन 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49t। भाई इधर गए, माइनस का था प्लस का हो गया। अब एक स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो गया। अच्छा अब t इज इक्वल टू 49, 9.8 नीचे आया और ये 2 ऊपर चला गया, ये हटा यहाँ से, यहाँ पे 10 बहा गया। 49 2 जा 98, 2 से 2 कटा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब इस चैप्टर पे लगभग सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर डाले हैं। अब इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं और ये अपना ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो कि अपनी फिजिक्स का ओवरऑल 3rd चैप्टर था, ये यहाँ पे क्लोज होता है। अब अपने फिजिक्स के 2 चैप्टर और बचे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी एंड साउंड, उनको भी जल्दी से कंप्लीट करके अपलोड करते हैं, फिर क्लास 10th की फिजिक्स शुरू करते हैं। और एक चीज़ और है, हमारे विद्यार्थी अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर आपके वीडियोस नहीं आते हैं, बहुत देर लग रही है, अब जब क्लास 9 से 10th में चले जाएंगे तब वीडियोस डालेंगे क्या। तो बच्चों देखो क्या टाइम हो रहा है, 12:58। अब इस समय तक वीडियोस बनाने होते, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, टाइम की बहुत कमी रहती है। 1 बज रहा है, अभी लेटते लेटते आधा घंटा और हो जाएगा और कल सुबह यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके मुझे सुबह 8:30 बजे से क्लास लेनी है। तो इस वजह से वीडियो आने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन आप मान के चलो कि 2024 शुरू होने से पहले पहले मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको क्लास 9th की कंप्लीट फिजिक्स दे दूं। और अब 2 ही चैप्टर बचे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी कोशिश करेंगे, अगर साउंड ना भी दे पाऊँ आपको तो वर्क, पावर, एनर्जी जरूर अपलोड कर दूं। और ग्रेविटेशन चैप्टर आज अपना यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।